क्या Assalamualaikum. Our today's lecture is large scale wind patterns and global climate. ये जो टॉपिक है इसको जब जहन में आता है तो क्या लफ्ज क्वेश्चंस आते हैं जब ये टॉपिक हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज विंड। हवा क्या होती है। हवा कैसे मूव करती है। ये लार्ज स्केल का मतलब क्या है। विंड अगर नॉर्मल विंड हो तो क्या होगा। अगर इसका पैटर्न चेंज हो तो क्या होगा। दुनिया में डिफरेंट जो एरियाज हैं उसके अंदर कौन कौन सी विंड होती है। ठीक है। और विंड का फिर आगे ग्लोबल ट्रेड और क्लाइमेट के ऊपर क्या इफेक्ट है। क्लाइमेट क्या होती है। व्हाट इज अ क्लाइमेट। हाउ विंड अफेक्ट द क्लाइमेट। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस that come into your mind when you talk about or when you think about this topic. So to answer these questions, we need to study the each and every question in detail so that we can understand what is wind, why wind, what are wind current क्या होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा। अच्छा, पहले तो आप लोगों से पूछूंगा कि करंट क्या होता है। कोई बताएगा व्हाट इज अ करंट। हेलो। यस सर। ये करंट क्या होता है। फ्लो ऑफ सर चार्जेस। करंट करंट होता है। सर फ्लो ऑफ यही तो चार्ज। मसला सर है आप फ्लो लोगों ऑफ का। चार्जेस। करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस उसको कहेंगे अगर हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ये सिंपल करंट पूछा है मैंने। मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग रट्टे वाले स्कूलों से पढ़ के आ गए हैं। तो सर करंट का सर फ्लो मतलब वो होता है वाली मूवमेंट। क्लासेस क्या कहते हैं, स्कूलों में तो डाला नहीं, घर वालों ने जहां डाला वहीं से पढ़ के आना है अब। अच्छा चले छोड़ो इसको। मैंने कहा करंट का मतलब है मूवमेंट। अगर मैं कहे विंड करंट तो इसका मतलब यह है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू विंड। ऐसा तो नहीं ना होगा। विंड करंट का मतलब है विंड की मूवमेंट। अगर हम कहें ओशन करंट, अब इसका मतलब ये तो नहीं बिजली पानी का की ओशन के मूवमेंट। थ्रू मूव करना। ओशन करंट का मतलब यस है सर। वाटर का मूव करना ओशन के अंदर। ठीक है। यस सर। और जी सर। करंट का मतलब होता है मूवमेंट। अगर बिजली हम कहेंगे ना उसके कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट। इसीलिए करंट जब लफ्ज का मतलब ये है कि आपने उसके बारे में डिटेल में ये सीखना है। रट्टा नहीं लगाना, प्लीज रट्टा नहीं लगाना। आप अपने स्कूलों कॉलेजों वाले वो मेथड से बाहर आ जाए। आप नो यू आर अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। आपने पूरी दुनिया का नॉलेज लेना है और उससे अपने मुल्क का मसाइल हल करने हैं। इसके लिए मैं अक्सर क्लास में इंशाल्लाह। कहता होता हूँ कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। समझ आ गई। यस सर। यस अच्छा। सर। अब एक और क्वेश्चन ये है कि सेल का मतलब क्या होता है। हेल्थ। सेल सेल। व्हाट इज अ सेल। सेल कहते हैं कोठड़ी को। जो जिस तरह मैं अभी कमरे में बैठा हूं, अगर बाहर से ताला लगा हो कमरे को और मैं इधर बैठा हूं तो मेरा हर तरफ से बंद हो, तो मैं सेल में बैठा हूं। मैं कहाँ बैठा हूं। सेल में। सर ऐसी बाउंड्री हो उसको तो हम सेल कहेंगे ना, मतलब एक पूरी बाउंड्री, बिल्डिंग ब्लॉक। क्लोज बाउंड्री। क्लोज हर हाँ, जगह से नीचे से ऊपर से। जैसा प्लांट सेल, बाउंड्री एनिमल तो सेल। कहते हैं। एनिमल सेल क्या होता है। वो स्फीयर होता है। स्फीयर किसे कहते हैं। यस। सर्कल और स्फीयर में फर्क क्या होता है। सर्कल होता है गोल। जैसा अगर हम कहें कि आपका जो टायर है ना वो सर्कल में है, वो स्फीयर में नहीं है। और बॉल जो है वो स्फीयर होती है। बॉल स्फीयर होता है। इस तरह आपका सेल भी स्फीयर है। जो आपका एनिमल सेल है, सेल को हम कहते हैं बंद। ठीक है। इसी तरह ही जो बैटरी का सेल होता है एक आपका, कहीं भी आप अगर आप गाड़ी के अंदर हो और लॉक हो, बाहर से कोई लॉक हो, तो वो भी सेल होगा आपका। क्या होगा। सेल होगा। ठीक है। इसलिए आपने ना वो पढ़ना है उसके थ्रू, रट्टा नहीं लगाना। ठीक है। आपने पहले तो उस लफ्ज का मतलब ढूंढना है कि व्हाट इज दिस।
तो वहां से आपने क्वेश्चन रेज करने हैं और उसका फिर आंसर ढूंढने हैं। ठीक हो गया। अब है कि व्हाट इज अ विंड। अब ये बताएं कि विंड होती क्या है, कोई बताएगा? जी बच्चे। अच्छा, अब विंड जो होती है ना, वो होती है कि आपकी जो मूवमेंट ऑफ एयर होती है ना अक्रॉस द अर्थ सरफेस, उसको कहते हैं विंड। मूवमेंट ऑफ, या एयर करंट को हम क्या कहते हैं? विंड। एयर करंट को क्या कहेंगे? विंड। अच्छा, अब विंड कैसे होती है, कि एयर मूव कैसे करती है? वो होती है उसके अंदर, ज़ाहिर है अगर एक जगह हाई टेम्परेचर हो और एक जगह लो टेम्परेचर हो, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से डिफरेंट प्रेशर्स होंगे दूसरे दोनों जगह पर। अब इसके लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि विंड है तो ये एयर की मूवमेंट। एयर क्या होती है? गैस। गैस किसकी बनी होती है? मॉलिक्यूल्स की। अब मॉलिक्यूल किस जगह ज्यादा मूव करेंगे, हॉट जगह पर या कोल्ड जगह पे? कोई ना, ऊंची बहुत बोलता हूँ। जी बच्चे बताएं कि जो एयर है, जो हॉट है एयर है, जो कोल्ड एयर है, उसमें से किस में मॉलिक्यूल ज्यादा तेज मूव करेंगे? हॉट एयर में। हॉट एयर में। अच्छा, इट मीन हॉट एयर का प्रेशर जितना ज्यादा मॉलिक्यूल मूव करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा। ऐसा ही है ना? हम प्रेशर कुकर में जब गर्म करते हैं तो हीट हो जाता है, हीट होने की वजह से अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, बट डज इट मीन कि एयर बहुत गर्म हो जाती है और मॉलिक्यूल बहुत तेजी से मूव करते हैं। अच्छा, अब यही मसला है कि अर्थ के अंदर जो मूवमेंट ऑफ एयर है ना, और वो किस वजह से होती है? उसके अंदर जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, उसके अंदर चेंज आती है, और उसकी वजह से एयर मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Another अगर एक place. जगह हॉट एरिया है, दूसरी तरफ कोल्ड एरिया है, तो हॉट एरिया से कोल्ड एरिया की तरफ एयर जाती है, सो दैट द कूल एरिया में भी थोड़ा सा गर्म हो जाए और बैलेंस हो जाए नेचर के अंदर ना। ठीक है, इसको हम कहते हैं विंड। समझ आ गई? तो अब विंड जो है यस वो सर। कितना, अच्छा विंड की इट मींस ये सर जो अर्थ रोटेशन की वजह से भी तो विंड होती है ना मूव। इसकी वजह से, अर्थ रोटेशन की वजह से। एग्जैक्टली exactly, अर्थ की रोटेशन की वजह से भी होती है, और सन की वजह से भी होती है। सन की जो रेस होती है ना, वो किसी जगह जब पड़ती हैं तो वहां के मॉलिक्यूल को हीट कर देती हैं। जब वो हीट होती हैं तो उसके अंदर मूवमेंट ज्यादा हो जाती है मॉलिक्यूल्स की, और वो मूवमेंट जो है, जरा उसने दुनिया के हर चीज की ये खास होती है कि वो लो स्टेट में आ जाए, हायर स्टेट से। अगर हम भी बहुत ज्यादा मूव कर रहे हो तो हमारी ख्वाहिश होती है कि अब मैं थक गया हूं, मैं कहीं जाके रेस्ट कर लूं, ताकि हम तो इसी तरह ही ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जो एयर को मूव करवाने में हेल्प करते हैं। समझ आ गई? और उसमें एक ज़ाहिर बहुत बड़ा जो काम है वो है इसका, कि आपका जो क्या है कि सन, सन की वजह से भी एयर जो है, और इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी जो विंड है वो मूव करती है। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर हम ये बताएं कि व्हाट इज इक्वेटर। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इक्वेटर? सर जो बच्चों, इमेजिनरी लाइन है बिटवीन अर्थ। हाँ, जो इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, और उस लाइन के ऊपर सन रेज डायरेक्ट अटैक करती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा वहां पर हीट हो जाती है, और वहां पर गर्मी हो जाती है। ठीक है, और वहां से जो सन का जो, आप इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब मैं गूगल में सर्च आउट कर रहा हूँ व्हाट इज इक्वेटर। ये देखें, ये इक्वेटर है। इक्वेटर ये है, ये मैंने ऑलरेडी इसमें खोल के, ये वाली जो इमेजिनरी लाइन जो आपने कहा है, नजर आ रही है ना सबको? दिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट एक्चुअली डिवाइड द अर्थ इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अदर इज सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्थ और सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ पोल और साउथ पोल
से कहते हैं? पहले तो ये बताओ, व्हाट इज द नॉर्थ पोल एंड व्हाट इज द साउथ पोल? बताओ बच्चों। सर हमें नहीं पता। ओ गरीबो, उसको पढ़ लिया करो कुछ है। अच्छा, नॉर्थ एंड साउथ पोल जो होते हैं ना, जो बिल्कुल ये इक्वेटर सर है ना, नॉर्थ मोस्ट, जो तो ये नॉर्थ वाला मोस्ट जो टिप पे बिल्कुल होता है वो दूसरी नॉर्थ जगह। पोल होता है। जैनब बताएं, दोबारा और जो बताएं। साउथ मोस्ट, जो अर्थ की बिल्कुल नॉर्थ साइड पे जो टिप होती है वो नॉर्थ पोल होता है, और जो साउथ वाली साइड पे जो टिप होती है वो साउथ पोल होता है। ऐसा क्यों कहते हैं उनको? नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बताएं बच्चे। फर्क किया, यहां पर है डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है यहां पर ना। अब यहां पर जो नेक्स्ट है, तो यहां पर एक मिनट, एक मिनट बच्चों। जी बच्चों, सॉरी, वो टीचर आ गए थे। अच्छा ये बताएं कि अब है कि ये वाला है हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, ठीक है। आजकल ये जो बिल्कुल टिप होती है ना, ये वाला एरिया, आखिरी वाला एरिया, ये वाला, यहाँ पर ठंड होती है। इसी तरह साउथ में और नॉर्थ के एंड अंटार्कटिका है, यहाँ पर ये जो बिल्कुल एंड वाले हिस्से होते हैं, इसके ऊपर होती है ठंड। और ऐसा रीजन जहां पर मोस्ट ऑफ द ईयर ठंड रहे, उसे हम कहते हैं टेम्परेट रीजन। क्या कहते हैं? टेम्परेट रीजन। टेम्परेट ठीक, रीजन। ठीक है। लेकिन वो एरिया जहां जो बिल्कुल सूरज के ऊपर होता है, वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर गर्मी रहती है, और ज्यादा गर्मी होती है, बड़ा ही थोड़ी देर के लिए वहां पर वो आती है, क्या आती है कि ठंड आती है। ऐसा एरिया होता है ट्रॉपिकल। ये एरिया जो बिल्कुल सूरज के इर्द गिर्द है, इसको हम कहेंगे ट्रॉपिकल, जिसके अंदर थोड़ा सा इंडिया का पार्ट भी आ जाता है। और ये ब्राजील आ जाता है इधर, अगर हम देखें साउथ अमेरिका में, इधर युगांडा आ जाता है, कीनिया आ जाता है, रवांडा आ जाता है, और इंडोनेशिया आ जाता है, मलेशिया आ जाता है। और ये इस तरह, और यहाँ पर ये जो इंडियन ओशन है, यहाँ पर साउथ अटलांटिक ओशन है, ये सारा अटलांटिक ओशन है। यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन का भी कुछ हिस्सा आ जाता है, जो कि सारे का सारा। लेकिन पाकिस्तान नहीं आता। पाकिस्तान जो टॉपिक से थोड़ा सा दूर हो, उसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट। उसे क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट। और जो पाकिस्तान है ना, वो थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल में आ जाता है। ये पाकिस्तान है ना, ये इंडिया में थोड़ा सा ट्रॉपिकल एरिया है। लेकिन पाकिस्तान जो लाहौर का रीजन है, ये है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं होती, गर्मी भी माइल्ड होती है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल। और लेकिन भी गर्मी और ठंड भी होती है, गर्मी भी होती है। ऐसा एरिया होता है सब ट्रॉपिकल। लेकिन जो टेम्परेट रीजन है, वो यहां से स्टार्ट होता है, ये जो साउथ ना, ये जो एरिया आप देखें ना, कनाडा, ये यूरोप सारा, यूरोप में ये आप एरियाज आपको नजर आते हैं, रशिया सारा, चाइना का ये एरिया, पाकिस्तान के अंदर ये जो हिमालय का रीजन है, दैट इज नोन एज टेम्परेट रीजन। दैट इज नोन एज, दैट इज नोन एज टेम्परेट रीजन, ठीक है। अब ये जो विंड्स हैं, विंड्स सहारा विंड, हीट, मैंने कहा ना, जब हीट आती है तो ये जो ग्लोबल क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, वहां पर जब हीट बढ़ती है तो वो फिर एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर हो जाती है, और विंड के थ्रू मूव होती है मॉलिक्यूल्स। और जहां एरिया जहां पर कोल्ड होता है, वहां पर जाकर ये उसके एरियाज को भी थोड़ा सा वो कर देती है। इसलिए कहते हैं कि जब गर्मियां आती है तो सूरज बिल्कुल ये इक्वेटर के ऊपर होता है, तो हमारा एरिया में भी थोड़ी सी गर्मी होती है, क्योंकि ये जो विंड की वजह से मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ आ जाएगी व्हाट इज अ विंड, हाउ विंड करंट एंड हाउ दे मूव, एवरीथिंग यू नीड टू बी अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। हमारा जो एरिया है लाहौर का, वो है सब ट्रॉपिकल। वो क्या है? सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि जो विंड पैटर्न और लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ द एयर दैट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस लोकल एंड ग्लोबल क्लाइमेट, दे आर एसेंशियल फॉर वेदर सिस्टम, ओशन करंट्स,
एंड इकोसिस्टम। ठीक है। टाइप्स ऑफ विंड पैटर्न्स कौन कौन से हैं? एक है ट्रेड विंड्स। अब समझ आ रही है कि विंड क्या होती है, कि दुनिया में कैसे मूव करती है। ये मैंने बताया ना कि कुछ विंड्स होंगी होंगी वो यहां से हीट अप हुई। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का तो पता होगा ना, ये पाकिस्तान है ना, फर्ज किया हमारा ये एरिया पाकिस्तान का है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान के वेस्ट में यूरोप है। यूरोप है, ईरान है, अफगानिस्तान है, ये सारा यूरोप का एरिया, जिसको हम वेस्टर्नाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है। तो अब ये है यूरोप, यूरोप आता है वेस्ट में ना। ये ईरान से आगे, तुर्की से आगे, ये यूरोप सारा का सारा ये हो गया हमारा वेस्ट। या फिर आप ईस्ट में जाएं तो इंडिया आ जाता है, ये बर्मा आ जाता है, थाईलैंड आ जाता है, इवन आपका जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया, ये सारा ईस्ट में आ जाता है। आपका जो वेस्ट और ईस्ट का तो समझ आ गई। जो आपका साउथ है, साउथ के अंदर ये अरेबियन सी है। अब साउथ में आपका ओमान आ गया, यमन आ गया, ये और कराची आपका साउथ में है। फिर इसी तरह ही जो अगर आप हम देखें दुबई साउथ और वेस्ट के दरमियान में कहीं जाता है ऐसे, तो हम कहेंगे साउथ वेस्ट। और साउथ वेस्ट की तरफ ही हमारा मक्का है। ठीक है। तो लेकिन जो आपका नॉर्थ है, नॉर्थ साइड, जब हम मरी को कहते हैं ना, मरी आगे नॉर्दर्न एरियाज कहते हैं इसको, इसलिए ये नॉर्थ एरियाज है। और नॉर्थ में आपके चाइना आ जाता है, और कुछ पार्ट रशिया का आ जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर जो है ना ये जो अगर ये ईस्ट है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ हवा चले, क्या ये इंडिया से अगर पाकिस्तान की तरफ हवा चले तो उसको क्या कहेंगे? ईस्ट से वेस्ट की तरफ हवा चलेगी, ऐसा ही है। ये आपको समझाने की कोशिश करूं कैसे आपने समझना है कि व्हाट इज ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि ट्रेड विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट नियर द इक्वेटर, इक्वेटर से ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, आर क्रूशियल फॉर ट्रॉपिकल वेदर पैटर्न्स। अच्छा, अब दूसरा वेस्टर्नलाइज। वेस्टर्नलाइज आर प्रिवेलिंग विंड दैट ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आए हवा, उसे हम कहते हैं वेस्टर्नलाइज। जो ट्रेड विंड्स है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ विंड जाए तो वो क्या होती है? वो ट्रेड विंड्स। अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ आए उसे कहते हैं वेस्टर्नलाइज, जो कि टेम्परेट रीजन के अंदर अफेक्टिंग माइल्ड लैटिट्यूड वेदर्स होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन अच्छा इन तमाम विंड पैटर्न्स के ऊपर इंपैक्ट क्या होता है, कि इसका इंपैक्ट क्या है वेदर के ऊपर, कि विंड पैटर्न्स आर फंडामेंटली डिटरमाइनिंग वेदर कंडीशंस, के वेदर कंडीशंस क्या हैं, इसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। और इसके अलावा ये कई ऐसे विंड्स हैं, अगर उसके अंदर चेंज आ जाए, अब वो चेंज कैसे आएगी विंड्स के पैटर्न के अंदर? फर्ज किया कोई बारिश आ जाए या कोई आंधी आ जाए, कोई तूफान आ जाए, उससे विंड्स की मूवमेंट के अंदर चेंज हो जाए, तो उसकी वजह से स्टॉर्म्स आते हैं, तूफान आते हैं, बारिशें होती हैं, बारिशों की डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, और इससे हमारा क्लाइमेट के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। ठीक है। और दे हेल्प टू रेगुलेट टेम्परेचर और हीट की डिस्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में कौन करता है? ये विंड पैटर्न्स करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो क्लाइमेट ट्रेंड्स ग्लोबली चेंज होते हैं। और इवन देयर इज अ चेंज इन द इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड व्हेन देयर इज अ चेंज इन द विंड पैटर्न। ठीक है। उसकी वजह से जो आपका फ्लोरा और फाना है वो भी स्पेसिफिक क्लाइमेट जोन के अंदर, जिस तरह डेजर्ट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, इनके अंदर भी चेंज हो जाता है, क्योंकि ये इकोसिस्टम और जो बायोडाइवर्सिटी है, अगर किसी जगह बहुत ज्यादा अभी टेम्परेचर हीट हो जाए तो वहां पर ड्राउट कंडीशन हो जाती है, और दैट ड्राउट कंडीशन आल्सो अफेक्ट द marine or biodiversity of that specific areas. नेक्स्ट क्या है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज क्या है? ओवरव्यू ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज क्या है कि दे रेफर टू द significant alteration in the temperature, precipitation pattern and other atmospheric conditions, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्यूचर के अंदर असेसमेंट जो होती है ना वो भी चेंज हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ टू इंटरकनेक्ट विंड एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की वजह से कौन सी चीजें चेंज होती हैं? ओशन करंट्स होते हैं, सी टेम्परेचर राइज हो सकता है या कम हो सकता है, और उससे क्लाइमेट और
विंड और करंट पैटर्न्स इंटरेक्ट विद वाइंड सिस्टम, उसकी वजह से ये सारा मॉइस्चर और हीट की इंटरकनेक्टेड है ये सारी चीजें। तो एक और है कि दुनिया में डाटा, मैंने कहा था ना आपने डाटा साइंस पे काम करना है, क्योंकि आज का जो जो दौर है वो डाटा साइंस का है। अगर आपने क्लाइमेटिक पैटर्न को स्टडी करना है तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ winds that are present in different part of the world, what are the speed of that in different areas of the world and in different part of the world. That will definitely give you a huge data। अगर जहां पर स्पीड हो, ट्रेड विंड्स हो, और वो ट्रेड विंड्स क्या करती हैं, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही होती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और उसकी स्पीड हो जिन एरियाज में 16 से 24 किलोमीटर पर आवर, तो उसको हम कहेंगे ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम। क्या कहेंगे उसको? ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम। और जिसके अंदर वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही हो हवा, तो उसे, और वो उसकी स्पीड जो है वो 30 से 50 किलोमीटर पर आवर्स हो, तो उस टाइम स्टॉर्म आती है, प्रेसिपिटेशन आती है। प्रेसिपिटेशन और स्टॉर्म्स कब आती है? व्हेन द विंड मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और इस तरह एक पोलर एस्टरलीज, ये एक और कोल्ड टेम्परेचर हैं, और जो बहुत ही ठंडे इलाकों में होते हैं, उसे कहते हैं 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, विंड पैटर्न की वजह से क्या होता है कि हम अगर इसको स्टडी कर लें तो हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में वेदर कैसा होगा, कब हवा आएगी, कब बारिश आएगी, और मेट्रोलॉजिकल जो मेजरमेंट हैं उसको हम देख के इसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि और दैट्स वेरी हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग द, कि इसका फायदा ये होगा कि हम अपना जो है ना, ज़रा पब्लिक हेल्थ के अंदर भी इसकी बड़ा रोल हो सकता है कि हम देख सकते हैं कि कैसे हमने चीज़ों को मैनेज करना है, कौन सा ऐसा टेम्परेचर आएगा और उस टेम्परेचर की वजह से कौन सी ऐसी पैथोजन का अटैक आ सकता है, और हमें पता है कि इस टेम्परेचर के ऊपर कौन सा पैथोजन ग्रो अच्छा करता है, कौन सा पैथोजन ग्रो नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें हम पहले ही फोरकास्ट कर लेंगे। अच्छा, अब मैंने अक्सर कहा था कि हम लोग ना केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी का मतलब है कि हमने डिफरेंट जो क्लाइमेट से रिलेटेड दुनिया में स्टडी ऐसी होती है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन हरिकेन। अब ये बच्चे बताओ कि हरिकेन क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? अगर मैं अकेला ही पढ़ता जाऊंगा तो समझ नहीं आनी आप लोगों को। आप हैं अभी इधर? जी सर। मुझे लग रहा यस था कि मैं सर। अकेला ही सामने बैठा हूँ और बोली जा रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि तो हरिकेन क्या होता है? ये, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। साइक्लोन किसे कहेंगे? ये एक जो हरिकेन है, इट्स अ टाइप ऑफ इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट इज करेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से आता है, हैवी रेनफॉल की वजह से आता है, और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आता है हरिकेन। ठीक है। विंड पैटर्न प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट एंड ट्रेजेक्टरी ऑफ द हरिकेन, क्रिटिकली इंपैक्टिंग कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज कौन से होते हैं? तो ये तो पता होना थानू। सी साइड एरियाज। है? सी सर साइड जो वाले एरिया। जो सी साइड होती है। उसके बाद आता है ड्राउट पैटर्न। ड्राउट क्या होता है? बताओ बच्चों। सर सर ड्राउट का मतलब है कहर साली। कहत साली? क्या मतलब? ड्राउट की सही डेफिनेशन बताओ मुझे। एबनॉर्मली लो रेनफॉल। हाँ, जहां पर कम रेनफॉल होती है वहां पर हम ड्राउट हो जाता है, कि पानी की कमी हो जाती है। उस पानी की कमी की वजह से क्या होता है? क्या विंड का, इसके विंड में इसका रोल हो सकता है? विंड क्या करती है कि मॉइस्चर को मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है। अगर किसी एरिया में विंड ना चल रही हो, किसी और दूसरे एरिया में भी नमी हो, और वो तो वो क्या होगा कि वो जो नमी है वो मूव करके, फर्ज किया मरी में ठंडा है, वहां पर नमी है और हवा ना चल रही हो, तो एक ऐसा एरिया जिस तरह जो चकवाल का है, जो लाहौर का एरिया में, वहां पर ठंड कब आएगी? जा वो कैसे आएगी कि वहां से नमी जो है मूव करके इस तरफ आ जाए।
तो इसकी अगर विंड ना चल रही हो, दैट विल आल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द रीजन, और उसकी वजह से क्या होता है, उस नमी ने नीचे आके ज़ाहिर है वो नमी की वजह से बारिशें होंगी या जो भी चीजें वो कम हो जाएंगी, और उसकी वजह से एक्सट्रीम ड्राउट कंडीशंस आ जाएंगी। ठीक है, और इसी वजह से कोई आपने स्टडी करने हैं, मुझे बताने हैं कि आपने इसका इस तरह इस सब्जेक्ट को स्टडी करना है कि कैसे ये डिफरेंट ड्राउट पैटर्न चेंज हुए। कोई आपने कुछ केस स्टडी को आपने बताना है, मुझे बताना है कि कौन कौन से ऐसे एरिया है जहां पर केस स्टडी हुई और उसकी वजह से ड्राउट के पैटर्न के अंदर चेंज आया। और इसी तरह ही टेम्परेचर की अब हुई, आपने इसकी तरह की केस स्टडी रिसर्च पेपर को पढ़ के बताना है कि जिसकी वजह से विंड के अंदर पैटर्न के अंदर शिफ्ट होने की वजह से ये अस्सलाम वालेकुम। ओके, ये जो विंड पैटर्न्स हैं उसकी वजह से जो डिफरेंट मैंने बताया है कि आप लोगों ने ये स्टडी करना है कि टेम्परेचर अनॉमलिटी सी क्या हो रही है, कि आप लोगों ने इसके ऊपर ना अब अपना ना केस स्टडी दो तीन चार पढ़ने हैं। बच्चे ये इसका मकसद क्या है, मकसद ये है कि ताकि आप लोगों को समझ आए दुनिया में रिसर्च कैसे होती है। रिसर्च के बगैर जिंदगी नथिंग। आप लोग अब ये देखो ना, ये सारा आपने सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आपको जब तक इसका डाटा ना जनरेट करें तो आपको समझ ही नहीं आनी कि दुनिया के अंदर क्लाइमेटिक क्या होती है, क्लाइमेटिक पैटर्न्स क्या होते हैं, विंड कैसे मूव करती है, विंड के मूवमेंट से क्या होता है, किस जगह ड्राउट आता है, किस जगह टेम्परेचर ज्यादा होता है, किस जगह टेम्परेचर कम होता है। ये कैसे पता चला दुनिया में लोगों को, उन्होंने रिसर्च की थी और रिसर्च की बेस के ऊपर ही ये सारी कहानी। और केस स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि केस स्टडी से आपकी लर्निंग बड़ी होती है। दुनिया में सारी यूनिवर्सिटीज जो है ना, वो रट्टा नहीं लगाती, वो आपको बताती हैं कि यार बताओ ऐसा क्यों हुआ। पेपर के अंदर भी मैं इसी तरह की केस स्टडी पूछूंगा कि बताएं अगर अमेरिका के किसी इलाके में इस साल तूफान ज्यादा आए हैं तो उसकी वजह क्या हो सकती है। अगर एक इलाके में टेम्परेचर यकदम चेंज होके वहां पर कोई क्या आया कि बाहर ऊपर से कोई कहते हैं आग का गोला आया दुनिया से, कि बाहर की दुनिया से कोई आग का गोला आया और उसकी वजह से क्या हुआ कि वहां के जो वाटर है वो हीट हो गया, तो उससे क्या क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो ये चीजें हैं दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपन। दुनिया में डिफरेंट टाइमिंग ऑफ द ईयर कौन से ऐसे वेदर पैटर्न चेंज हुए, डिफरेंट इलाकों में ठंड क्यों है, डिफरेंट इलाकों में गर्मी क्यों है, डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ विंड और एयर की क्वालिटी क्यों है, और उससे ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। क्या पिछले कई सालों से क्या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई क्लाइमेट के ऊपर कोई इफेक्ट आया है, तो अगर आया है तो वो किस वजह से आया है। क्या टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है किसी इलाके का, किसी इलाके का डे का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है या दिन नाइट का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। अगर नाइट का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से उसकी क्रॉप की डाइवर्सिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आया है, उधर ह्यूमन डिजीजेस के ऊपर क्या इफेक्ट आया है, उससे पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में क्या असर हुआ है, तो फ्यूचर में हम प्रिडिक्ट कर सकें कि व्हाट कुड बी हैपन इन द फ्यूचर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ट्रेड विंड अफेक्ट दीज विंड अकाउंट फॉर 40% ऑफ द क्लाइमेट इम्पैक्ट। अब क्लाइमेट इम्पैक्ट क्या होता है, अब इसके बारे में बताएं बच्चों, व्हाट इज द क्लाइमेट इम्पैक्ट। बच्चे बताओ व्हाट इज क्लाइमेट इम्पैक्ट। ओ बोलो भी, कुछ तो बोलो। यार जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पे, इन्वायरमेंट पे, इकोनॉमी पे, वो क्लाइमेट इफेक्ट होता अच्छा, क्लाइमेट क्लाइमेट इम्पैक्ट का इम्पैक्ट का मतलब मतलब ये होगा कि आपकी जो है ना टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड मॉइस्चर जो पूरी दुनिया के अंदर वो चेंज हो जाए। ठीक है, और इसको हम कहते हैं क्लाइमेट इम्पैक्ट। और उस क्लाइमेट इम्पैक्ट के अंदर क्या होता है कि ग्लोबल हीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, प्रेसिपिटेशन आती है, कहीं किसी जगह बहुत ज्यादा बारिश होती है, किसी जगह बिल्कुल बारिश नहीं होती, और पाकिस्तान के अंदर मूनसून विंड्स होती हैं जिसकी वजह से जो सीजनल रेन्स को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर चेंज कर रही है, और उसकी वजह से अच्छा इस तरह ओशन करंट के ऊपर। करंट का दोबारा बताइए, व्हाट इज द करंट। बताओ बच्चों, व्हाट इज करंट। मूवमेंट मूवमेंट सर। मूवमेंट। मूवमेंट। ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का मूवमेंट, ये नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, समझ आ रही है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब मूवमेंट, हाँ करंट जी, का बहुत मतलब है ज्यादा।
मूवमेंट। ठीक है। अब ट्रेड विंड्स क्या होती है? व्हाट आर ट्रेड विंड्स? बताओ। सर ईस्ट से वेस्ट वेस्ट की तरफ जो है, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है वो विंड का मूव करना। अच्छा, ट्रेड विंड्स कहते हैं। और वेस्टर्न लाइज? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अच्छा। और पोलर ईस्टर्न लाइज? बताएं। अच्छा, जो पोलर ईस्टर्न लाइज होती है ना, वे कोल्ड होती है और ड्राई विंड्स होती हैं, दैट ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर एरियाज नियर द पोल। पोल क्या है? साउथ नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वहां पर भी प्रेशर हाई होता है, और उसकी वजह से वो लो प्रेशर की तरफ जाती है, हायर एल्टीट्यूड के ऊपर ना। और इससे भी ये प्लांट की जो ग्लोबल जो चेंज होती है, उसके अंदर पोलर के अंदर हाई प्रेशर सिस्टम होता है, और उसके एटमॉस्फेरिक की वजह से कोल्ड डेंस एयर दैट सिंक एंड स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसे कहते हैं। और ये अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन दैट आर प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ द पोलर ईस्टर्न लाइज। ठीक है। अब है कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। व्हाट डू यू थिंक? क्या आज पढ़ा हमने? एक एक लफ्ज इसके बारे में बताओ। व्हाट आर व्हाई वी स्टडी दिस टॉपिक टुडे? इसका कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ दिस टॉपिक? क्या हमें ये पढ़ना चाहिए था, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ और एग्रीकल्चर? तो व्हाई वी स्टडी दैट? व्हाई दिस इज अ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ ग्लोबल साइंस? हेलो पन। क्योंकि सर इसमें हमें पता चलता है कि जो अर्थ का क्लाइमेट है और वेदर पैटर्न है वो कनेक्टेड है। हम्म, सही है, वेरी गुड। और और ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं वो क्लाइमेट पे डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। एग्जैक्टली, दैट्स ग्रेट। और तो इसको, हाँ। जी बच्चे। सर जैसे हमें विंड पैटर्न के बारे में पता चलता है कि विंड पैटर्न क्या अच्छा, विंड पैटर्न का पता चलता है, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। जब इसका विंड पैटर्न का पता चलता है, इससे हम फ्यूचर के ऊपर क्या अफेक्ट कर सकते हैं? क्या हो सकता है अगर हमें पता चल जाए कि हमारे इस इलाके का विंड पैटर्न क्या है? और हमें यह भी पता हो कि हमारे पिछले कई सालों में, पिछले 100 साल में विंड पैटर्न क्या था। पहले 25 साल क्या था, उससे 25 से 50 ईयर्स में, लास्ट 25 ईयर में क्या था, लास्ट 50 ईयर्स में क्या था, लास्ट 25 ईयर्स में क्या था, और लास्ट 100 ईयर्स में क्या था। तो क्या इस डेटे को स्टडी करके हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगले 25 साल में कैसा वेदर पैटर्न होगा? जी सर कर तो सकते हैं वैसे। जी सर, यस कर सकते हैं। अच्छा, ये डाटा कहाँ से मिलेगा हमें? ये इस तरह का डाटा कहाँ से मिलेगा हमें? जरा हम आप लोगों ने खुद तो जनरेट नहीं किया होगा ना? सर्चिंग से। कहाँ से? सर्चिंग से। सर्च सर्चिंग। से, डिफरेंट हमारे डेटाबेसेस होंगे, डिफरेंट दुनिया के अंदर कंपनीज होंगी या इंस्टीट्यूशंस होंगे जो इनके ऊपर लॉ काफी अरसे से काम कर रहे हैं, और उनके पास हमारे पास ये डाटा होगा। और उस डाटे को फिर एनालिसिस कैसे करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन। डाटा साइंस की जरूरत है ना हमें, डाटा साइंटिस्ट की। ऐसा ही है। यस। यस। और वो डाटा साइंस वाले क्या करेंगे कि उस डाटे को एनालाइज करके, बल्कि अगर आप लोग ही मुझे हमें, जो रिसर्चर होता है ना वो खुद ही डाटा साइंटिस्ट होता है। ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने ही डाटा साइंटिस्ट बनना है, अपनी पब्लिक हेल्थ के, क्लाइमेट चेंज के, ये वो, ताकि आपके ही अपने डाटे को एनालाइज करना है। उसके लिए सॉफ्टवेयर्स आपको आने चाहिए कि कैसे हमने, और स्टैटिस्टिक आपको स्टैट पढ़ाते हैं? नहीं अभी सर। को कोर्स है स्टैट का? नो सर, नहीं है। नो सर। अच्छा, नेक्स्ट सिविक्स सेमेस्टर है। में उम्मीद अभी होगा। आपने ना स्टैट बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। जिसको स्टैट आती है ना, वो साइंटिस्ट है। हमें बहुत स्टैट पढ़ाई जाती है, मैं बड़ी स्टैट पढ़ता हूँ। अगर आप लोगों ने सीखनी हो ये डाटा साइंस, आई एम here freely available to teach you everything about this stat, data science, how we can
फाइंड द पैटर्न्स इन द एयर। ठीक है, इस सब को हमने थैंक यू स्टडी सर। करना है। ठीक है, थैंक यू। तो इसके लिए आपने, चाहे पब्लिक हेल्थ है, चाहे आप जियोग्राफी में काम कर रहे हैं, चाहे आप फिजिक्स में काम कर रहे हैं, चाहे आप केमिस्ट्री में काम करते हैं, हर रिसर्च के बाद एक डाटा जनरेट होता है। उस डाटे को एनालाइज करेंगे तो हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी। समझ आ गई? तो वो इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, वो आपको क्या करना पड़ेगा, उस इंफॉर्मेशन जो नॉलेज मिलेगा, वो नॉलेज ही एक्चुअली आपके लिए बेनिफिट होगा, और उसमें से आप न्यू नॉलेज लेंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट एक्चुअली माय पर्पस, कि आप लोग सारे के सारे बहुत 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 बड़े साइंटिस्ट बन जाएं, सो दैट यू कैन इजीली, आपको लोगों के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े कि फ्यूचर में या क्या होगा। जो साइंस का स्टूडेंट होता है, दे ऑलवेज कम विद अ सॉल्यूशन, नॉट विद अ प्रॉब्लम। समझ आ गई? जो आप, यू आर अ साइंटिस्ट या यू आर अ साइंस यस स्टूडेंट, सर। यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दीज पैटर्न्स, प्रॉब्लम्स। लेकिन उसके लिए आपको तीन चार पांच ये इस तरह के जो स्टैट के सॉफ्टवेयर हैं, ये वो डाटा साइंटिस्ट आपको बनना पड़ेगा। देन यू कैन इजीली मैनेज दीज रिसर्च। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ हर क्लास में कुछ ना कुछ आप लोगों को ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या डाटा साइंस है या चीजें ताकि पढ़ाई जाएं, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आपको किसी की तरफ देखना ना पड़े, आपको खुद ही पता हो। अच्छा, असली शफीक साहब ने ऐसे बताया था कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके ऊपर डाटा जनरेट करते हैं, उस डाटा को एनालाइज करें तो हमें उस प्रॉब्लम का पता चल जाता है। फिर उस प्रॉब्लम को जब हम अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेते हैं तो उस प्रॉब्लम का इवन सोल्यूशन भी उसी के अंदर मिल जाता है। समझ आ गई? यस सर। और कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे बता दो। नो सर, ऑल गुड। ऑल गुड। तो सी आर जी आर मुझे ना इसकी ना आप लगा लें, अटेंडेंस मुझे लगा के भेज दें, और आप अपने यस सर। सॉफ्ट कॉपी में मुझे भेजिए। और मैंने ना एक्चुअली आज शाम को आपका रिजल्ट भी उसमें प्रिंट करके फिर मैं आपको भेजूंगा। ओके सर। और कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें। अल्लाह हाफिज।